सोचते सोचते भूमि को नींद आ गई। सुबह उठी और फोन देखा तो आकाश का मैसेज था, गुड मॉर्निंग। भूमि ने बिना कोई जवाब दिए फोन साइड में रखा और रूम से बाहर चली गई। आकाश ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो हमेशा शांत रहने वाला, अपने काम को ही अपना सब कुछ मानने वाला मेहनती इंसान था। लड़कियां उसके पीछे पागल थीं। कुछ उसकी अच्छी दोस्त भी थी, पर वो ज्यादा किसी के क्लोज नहीं था। लेकिन भूमि को देखकर न जाने उसे क्या हो गया, जो वो इतने इनकार के बाद भी भूमि की तरफ खींचा चला जा रहा था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। भूमि की तरफ से कोई जवाब न पाकर उसने फिर एक मैसेज कर दिया, हेलो। कोई गुड मॉर्निंग विश करे तो उसका जवाब भी होता है, मिस नाना। भूमि ने मैसेज पढ़ा तो उसका गुस्सा होना लाजमी थी। उसने लिख भेजा, हम किस खुशी में आपको गुड मॉर्निंग विश करें, ऐसे ही एज अ अजनबी। वो तो आप हमेशा रहोगे। और ये मिस नाना क्या है? वो आप हर वक्त नाना बोलती है। ना तो मैंने प्यार से आपका नाम रखा है। देखिए, आप कुछ भी बकवास मत कीजिए। और इसके बाद शुरू हो गई दोनों की कभी ना खत्म होने वाली बहस। पर वो कहते हैं ना, हर परफेक्ट रिश्ते की शुरुआत झगड़े और इनकार से होती है। यहाँ भी यही था। अपनी अपनी जिंदगी में मैच्योर होने के बाद भी आकाश और भूमि उस वक्त बच्चों की तरफ लड़ पड़ते जब एक दूसरे से बात करते थे। 1 सप्ताह हो चुका था, लेकिन भूमि ने अभी तक आकाश की दोस्ती मंजूर नहीं की। और इस 1 सप्ताह में आकाश को ये एहसास हो चुका था कि भूमि एक बहुत अच्छी लड़की है, भले वो पूरा दिन उससे झगड़ा करे। युवान के अम्मी अब्बू भी आरफा के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ पहुंचे। शबनम के तो जैसे खुशी के मारे जमीन पर पैर ही नहीं पड़ रहे थे। युवान जैसा लड़का आरफा के लिए पाकर वो बहुत खुश थी। युवान के घर वालों ने रिश्ता पक्का किया और 4 महीने बाद निकाह की तारीख भी तय कर दी। अगले दिन युवान अपने घर वालों के साथ वापस इंदौर के लिए निकल गया। आरफा ने भूमि को जब बताया तो पहले तो वो बहुत खुश हो गई, फिर एकदम से उदा होकर बोली, इसका मतलब 4 महीने बाद तुम हमेशा के लिए इंदौर चली जाओगी। आरफा, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही पड़ता है ना भूमि। और फिर एक दिन तेरी भी तो शादी होगी ना भूमि। हमारी जब हो तब हो, अब तो हमें बस तुम्हारी शादी की तैयारी करनी है। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी भूमि ने कहा, अरे हम तो तुम्हें बताना ही भूल गए। आज शाम को हमारे लखनऊ में कवि सम्मेलन है और हमारे पास वहाँ के पास है, तो तुम हमारे साथ वहाँ चल रही हो। आरफा, लेकिन मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं है तुम्हारी गज़लों का शौक। भूमि, सही है, अभी निकाह हुआ भी नहीं और तुम अभी से पराई हो गई। आरफा, अच्छा बाबा चलेंगे, तुम ना बस ये नौटंकी मत किया करो। थैंक यू मेरी जान, कहकर भूमि ने आरफा को गले लगा लिया। शाम को आरफा तैयार होकर भूमि के घर पहुंची। पूछने पर जया ने बताया कि वो अपने कमरे में है। आरफा सीधे भूमि के कमरे में गई। देखा तो भूमि आईने के सामने खड़ी, कानों में झुमके पहनने की कोशिश कर रही है। आरफा भूमि के पास गई और कहा, ला मुझे दे, मैं पहना देती हूँ। भूमि ने झुमके आरफा को थमा दिए। आरफा ने उसे झुमके पहनाए और कहा, क्या बात है, इतना सज समर कर किसी की जान लेने का इरादा है क्या भूमि? जान तो हम तुम्हारी ले लेंगे, इतनी देर क्यों की आने में? आरफा, अरे वो युवान जी। भूमि, हाँ भाई, अब तो युवान जी ही सब कुछ है, हम लगते भी क्या है किसी के। आरफा, तुम सब कुछ हो, हमारी अब ज्यादा बातें न बनाओ और चलो, वरना देर हो जाएगी। भूमि ने बाल सही किए और दुपट्टा गले में डालकर आरफा के साथ बाहर आ गई। गुलाबी रंग का पटियाला सूट जिस पर नेट का खूबसूरत दुपट्टा लगा रखा था। बालों को आज उसने खुला छोड़ा हुआ था। हाथों में गुलाबी रंग की खनकती चूड़ियां और साथ ही कानों में पहने बड़े बड़े झुमकों ने आज भूमि की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। भूमि ने स्कूटी स्टार्ट की और आरफा के साथ तय जगह पर पहुंच गई। शहर के बीचों बीच मैदान में एक बड़ा सा जमघट लगा हुआ था। वहां की चकाचौंध देखकर भूमि का मुंह तो खुला हुई रह गया। चारों तरफ जगमगाती लाइटें, खुला आसमान, हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में है। आरफा के साथ भूमि अंदर हॉल में गई जहां सम्मेलन होना था। आरफा आगे चल रही थी। भूमि से दुपट्टा नहीं संभल रहा था। उसे जैसे तैसे संभालते हुए वो आगे बढ़ने लगी। तभी पीछे कहीं उसका दुपट्टा अटक गया। भूमि को झुंझलाहट तो पहले ही थी, अब खुद पे गुस्सा भी आ रहा था कि उसने ये सब पहना ही क्यों।
जैसे ही वो दुपट्टा निकालने के लिए पीछे मुड़ी, उसने देखा एक 6 फुट का खूबसूरत लड़का सूट बूट पहने खड़ा था। भूमि ने देखा, उसकी आंखें बिल्कुल भूरी थी, गोरा रंग, तीखे नाक नक्श, कान में एक तरफ पहनी सोने की बाली। भूमि तो बस देखते ही रह गई। सामने खड़े लड़के ने भूमि के चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाया तो भूमि को होश आया। भूमि ने देखा उसका दुपट्टा उसी लड़के की घड़ी में फंसा है। भूमि ने निकालने की कोशिश की, लेकिन उससे नहीं निकला। तब लड़के ने कहा, कैन आई? भूमि ने दुपट्टा छोड़ दिया और बस उसकी आवाज में ही खो गई। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी, बस भूमि के कानों में वही गूंजने लगी। लड़के ने भूमि का दुपट्टा अपनी घड़ी से निकाला और भूमि को थमा दिया। भूमि अब भी बस उसकी तरफ देखे जा रही थी। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, कार्तिक सर, सब अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया और भूमि अपना दुपट्टा पकड़े बुत बनी वही खड़ी रही। आरफा ने उसे कंधे से हिलाते हुए पूछा, कहाँ खो गई? चल, शो शुरू हो जाएगा। दोनों आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गई, पर भूमि की नजरें अब भी किसी को ढूंढ रही थी। सम्मेलन शुरू हो चुका था, लेकिन आज पहली बार भूमि का मन कहीं और ही था। बार बार उसकी आंखों के सामने वो अजनबी चेहरा आ रहा था जो उसने अभी कुछ समय पहले देखा था। उसके बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। कुछ शायर स्टेज पर आए और चले भी गए। तभी एक अनाउंसमेंट ने भूमि का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बारी है आज के हमारे सबसे खास मेहमान की, जिन्होंने इस साल बेस्ट शायर का अवार्ड जीता है, और आज हमारे बीच वे अपनी कुछ खास नज़्में पेश करेंगे। तो स्वागत कीजिए मुंबई से कार्तिक शर्मा का। पूरा हॉल तालियों की कड़कड़ाहट से गूंज उठा। तभी स्टेज पर एक 25 साल का नौजवान माइक हाथ में लिए वहां आया। शुरुआत उसने खूस बुसरत गाने से की। भूमि ने अपना सर कुर्सी से लगाया और एकटक उन्हें देखते हुए सुनने लगी। कार्तिक की आवाज उसके कानों में जैसे कोई मधुर रस उड़ेल रही थी। अब तक भूमि कार्तिक की दीवानी हो चुकी थी और उसकी शायरी की तो बहुत बड़ी फैन। भूमि को मुस्कुराते देख आरफा ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ भूमि मैडम, अब क्या खा जाओगी उनको? आंखें तो झपका लो। आरफा की बात सुनकर भूमि झेंप गई। सम्मेलन खत्म होते होते रात के 10 बज चुके थे। दोनों हॉल से बाहर आ गए। तभी कार्तिक वहां से गुजरा तो भूमि दौड़कर उनके पास गई और कहा, सर ऑटोग्राफ प्लीज। कार्तिक ने मुस्कुराकर उसे ऑटोग्राफ दिया तो भूमि ने कहा, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा गाते हैं और आपकी शायरी भी बहुत अच्छी थी। हम तो आपके फैन हो गए। मुस्कुराकर कार्तिक तेजी से वहां से निकल गया। भूमि वही खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। आरफा उसके पास आई तो उसने आरफा से कहा, उन्होंने हमसे थैंक यू भी नहीं कहा, बस चले गए। आरफा, भूमि मैडम, वो सामने भीड़ देख रही हो, वो सारी भीड़ न उनके लिए है। अब तुम ही बताओ, वो भला सिर्फ तुम पर ध्यान क्यों देंगे? अब चलो। उदास सी भूमि आरफा के साथ चल पड़ी। पार्किंग में आकर भूमि ने स्कूटी निकाली। रात का वक्त था, इसलिए ठंड थोड़ी बढ़ चली थी। भूमि ने जो सूट पहना था उसका बैग का गला बहुत बड़ा था। उसे ठंड लग रही थी। उसने स्कूटी स्टार्ट की और आरफा से बैठने को कहा और फिर स्कूटी घर की तरफ दौड़ा दी। अभी कुछ ही दूर चली थी कि स्कूटी बंद हो गई। भूमि परेशान हो गई। उसने बहुत कोशिश की लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। थककर दोनों सड़क किनारे खड़ी हो गई। भूमि ने अपना दुपट्टा अपने चारों तरफ लपेट लिया, पर उसे अब भी सर्दी लग रही थी। दोनों मदद के लिए इंतजार करने लगी। कुछ गाड़ियां आई और तेजी से निकल गई। कुछ देर बाद काले रंग की एक बड़ी सी गाड़ी आई। गाड़ी में बैठे शख्स ने भूमि और आरफा को परेशान देखकर गाड़ी रोक दी। गाड़ी की लाइट से दोनों को कुछ नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी में बैठा शख्स नीचे उतरा और चलकर दोनों के पास आया। भूमि ने देखा तो चौंक गई। सामने कार्तिक खड़ा था। कार्तिक ने देने को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? भूमि का कहा, होश था वो तो बस एकटक कार्तिक को देखे जा रही थी। फिर उसे कुछ याद आया और वो मुंह फेर कर खड़ी हो गई। आरफा ने कार्तिक को बताया कि स्कूटी बंद हो गई है। कार्तिक ने आरफा से चाबी ली और स्कूटी स्टार्ट करने लगा, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। इस बार कार्तिक ने लड़कों वाली तरकीब अपनाई और जमकर किक लगाई। 2-4 किक लगाने के बाद स्कूटी स्टार्ट हो गई। आरफा ने उन्हें थैंक यू कहा। कार्तिक पलटकर जाने लगा तो उसकी नज़र यकायक ही भूमि पर पड़ी।
वो दोनों हाथों को एक दूसरे में बांधे खड़ी थी, ठंड से कांप रही थी। न जाने कार्तिक को क्या सूझा, उसने अपना जैकेट उतारकर भूमि की तरफ बढ़ा दिया और कहा, ठंड बहुत है, ये रख लो। लेकिन मैं ये भूमि ने हकलाते हुए कहा, मेरी तरफ से एक फैन को गिफ्ट समझ लो, कहकर कार्तिक गाड़ी की तरफ बढ़ गया। भूमि के होंठों पर मुस्कान तैर गई। उसने जैकेट पहना और आरफा के पीछे बैठ गई। आरफा ने स्कूटी घर के रास्ते की तरफ मोड़ दी। कार्तिक भी अपनी गाड़ी लिए विपरीत दिशा में चला गए। इस वक्त दोनों के रास्ते बेशक अलग अलग थे, पर जल्द ही एक होने वाले थे। गाड़ी चलाते हुए अचानक कार्तिक का ध्यान अपने हाथ पर गया। उसकी घड़ी में कुछ अटका हुआ था। उसने निकालकर देखा तो उसे याद आया, ये उसी लड़की का था जिसका दुपट्टा उसकी घड़ी में अटका हुआ था। वो कुछ देर हाथ में लिए उसे देखता रहा और फिर मुस्कुराकर अपनी जेब में रख लिया। कहीं न कहीं दिल का तार जुड़ चुका था, जो दोनों की मुस्कुराहट से बयां हो रहा था। भूमि पूरे रास्ते बस कार्तिक के बारे में सोचती रही। आरफा क्या कह रही थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो किसी अलग ही दुनिया में थी। इन सब के अलावा एक शख्स और था जो बहुत बेचैन था, और वो था आकाश। सुबह से भूमि ऑनलाइन नहीं आई थी और अब तक न जाने कितनी बार वो फोन को देख चुका था। जेब से फोन निकालता देखता और वापस जेब में रख आकाश लेता। के दोस्त मोंटी और जय उसे जबरदस्ती बाहर ले आए। तीनों अपनी फेवरेट जगह लखवीर सिंह के ढाबे पर पहुंचे। जय ने 3 बियर का ऑर्डर दिया और फिर आकाश को देखकर पूछा, ओए वीरे, की होया? तेनू इन्ना सैड तो तेनू कदों नहीं वेख्या। ओह भाई, क्या हुआ? तुझे इतना सैड तो तुझे कभी नहीं देखा। आकाश न जाने किस सोच में डूबा था। उसे जय की बात सुनाई नहीं दी। मोंटी ने उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाकर पूछा, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं यार, आकाश ने कहा। जय, कुछ तो हुआ है, वरना तो इतना शांत नहीं बैठने वाला। मोंटी, हाँ वीरे, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। जब से आया है चुप चुप है और हर 2 मिनट में फोन निकल कर देखता है, जैसे कोई कटरीना कैफ निकल के आनी है इसमें से। जय, मोंटी मजाक ना कर, तू बता आकाश क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? आकाश, कुछ नहीं यार, आज ऑफिस में काम बहुत था ना, तो थोड़ा थक गया। मोंटी, बस इतनी सी बात, अभी देख कैसे तेरी थकान छू मंतर करते हैं। वेटर बियर की 3 बोतल ले आया। तीनों बैठकर पीने लगे। मोंटी, जय और आकाश तीनों 4 साल से दोस्त थे और इनकी दोस्ती अब तक कायम थी। आकाश अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा था और जय और मोंटी दोनों ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। तीनों दोस्त कम भाई ज्यादा थे, हमेशा साथ साथ रहते थे। आकाश के ऑफिस ज्वाइन करने के बाद तीनों को बहुत कम वक्त मिल पाता था, लेकिन संडे के दिन जय और मोंटी सुबह सुबह ही आकाश के घर आ टपकते थे। मोंटी 1 नंबर का भुक्कड़ था। उसे बस खाना दिख जाता तो वो सब भूल जाता था। जय पढ़ने में तेज था, साथ ही वो स्केच भी बहुत अच्छी बनाता था। बेचारा आकाश, टैलेंट के नाम पर उसके पास सिर्फ एक चीज थी, वो थी किसी का भी दिल जीत लेना। बाकी उसे पढ़ने का बहुत शौक था। उसके कमरे में किताबें हर वक्त यहाँ वहाँ बिखरी रहती थी। बियर पीने और कुछ वक्त वहाँ बिताने के बाद तीनों अपने अपने घर चले गए। आकाश ने बेल बजाई। रात के 11 बज रहे थे। आकाश की छोटी बहन जिया ने दरवाजा खोला। आकाश का रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और आकाश से इशारों इशारों में पूछा, कहाँ थे अब तक? आकाश जानता था अगर उसने मुंह खोला तो जिया को सच पता चल जाएगा। जिया आकाश से 4 साल छोटी थी और अभी बीए फर्स्ट ईयर में थी, लेकिन घर में सबसे छोटी होने के कारण आकाश के मम्मी पापा की लाडली थी और आकाश की भी। दोनों भाई बहन में छोटी छोटी बातों को लेकर खूब झगड़ा होता, लेकिन प्यार भी बेशुमार था। आकाश को जितना अच्छे से जिया समझती थी उतना कोई नहीं जानता था। आकाश को चुप देखकर जिया ने कहा, कुछ बोलोगे या यही जागरण करना है? आकाश मन ही मन मोंटी और जय को कोस रहा था, उनकी वजह से ही फंस चुका था। उसने धीरे से कहा, दोस्तों के साथ था जिया, वो 2 कमीने वैसे उनके साथ थे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ भी की होगी। कोई ना, सुबह मम्मा को बताएंगे, अच्छा वाला प्रवचन सुनेंगे। मुंह बंद रखने का, क्या लोगी? आकाश ने मियाते हुए कहा। जिया, ज्यादा नहीं, बस कल मुझे और मेरे दोस्तों को मूवी दिखानी है और एक अच्छी सी ड्रेस। आकाश, बिल्कुल नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं तेरी उन लफंदर दोस्तों पर खर्च करने के लिए। जिया, अपने उन बुखर दोस्तों पे कर सकते हो, अपनी बहन पर नहीं। और लफंदर, तुम्हारे वो कंजर दोस्त जो जब देखो तब यही पड़े रहते हैं।
दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी आकाश की मम्मी वंदना ने कमरे से बाहर आते हुए आवाज दी, जिया कौन है इतनी रात को, और वहां क्या कर रही हो तुम दरवाजे पर? आकाश आया कि नहीं? जिया सुन रही है क्या? वंदना की आवाज सुनकर तो आकाश का गला सूख गया। आकाश ने बियर पीने की बात वंदना को कभी नहीं बताई थी। अपनी माँ की नज़र में वो हमेशा सीधा साधा बेटा बनकर रहता था। जिया को उसकी हालत पर हंसी आ गई तो उसने कहा, अभी भी मौका है, बोलो मानते हो मेरी बात या अभी जाकर मम्मा को बता दो? आकाश, ठीक है बाबा, अब तो अंदर आने दो। जिया ने आकाश को अंदर आने दिया। दबे पांव वंदना से नजरें बचाता आकाश सीधा अपने कमरे में चला गया। जिया ने वंदना से कहा, वो आकाश भैया आए थे ना, तो उनके लिए दरवाज़ा खोला था। गेट बंद कर दोनों अपने अपने कमरों में चली गई। उधर आकाश ने कपड़े चेंज किए और सोने चला गया। नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। दूसरी तरफ लखनऊ में भूमि और आरफा घर पहुंची। घर पहुंचकर भूमि जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उसने देखा विक्रम सोफे पर बैठे थे। भूमि ने उनके पास जाकर पूछा, पापा आप अभी तक सोए नहीं हैं? विक्रम, बेटा तुम्हारे बाहर रहते मुझे नींद कैसे आती? भूमि, सॉरी पापा, हमें आने में थोड़ा वक्त लग गया। विक्रम ने भूमि से बैठने को कहा और फिर पूछा, अच्छा ये बताओ प्रोग्राम कैसा लगा? भूमि, बहुत अच्छा था पापा, थैंक यू सो मच। विक्रम, कॉफ़ी पियोगी? भूमि, आप बैठिए, हम बनाकर लाते हैं। विक्रम, तुम बैठो, मैं बनाकर लाता हूँ, कहकर विक्रम किचन की तरफ बढ़ गए। जया सो चुकी थी। बचपन से ही भूमि विक्रम के ज़्यादा नज़दीक रही है और यही वजह थी कि विक्रम हमेशा भूमि को पिता के साथ साथ एक दोस्त का प्यार भी देते थे। भूमि जो जया से नहीं कहा पाती, वो सब विक्रम से बेझिझक बांट लिया करती थी। अपने पापा को वो हमेशा खुद से भी ज़्यादा अहमियत दिया करती थी और यही वजह थी कि विक्रम से दूर जाने के ख्याल मात्र से ही वो सहम जाती थी। विक्रम को जब भी भूमि से अपने मन की बातें शेयर करनी होती थी तो वो इसी तरह भूमि के साथ बैठकर कॉफ़ी पिया करता था। आज भी भूमि को समझते देर नहीं लगी कि विक्रम को उससे ज़रूर कोई ना कोई बात करनी है। कुछ ही देर में विक्रम हाथ में 2 कप लिए हॉल में आ गए। उन्होंने एक कप भूमि को दिया और दूसरा खुद लेकर भूमि के सामने नीचे कालीन पर बैठ गए। ऐसा वो अक्सर किया करते थे। कॉफ़ी पीते हुए विक्रम ने कहा, बेटा आपको कुछ बताना चाहता था। भूमि, हाँ पापा बताइए ना। विक्रम, बेटा आप मेरी और जया की इकलौती संतान हो। हर माँ बाप की तरह जया और मेरे भी तुम्हें लेकर बहुत अरमान है। वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जाता है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। भूमि, आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पापा? विक्रम, बेटा मेरे कहने का मतलब है, क्या तुम्हें कोई पसंद है? भूमि, नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्रम, फिर उस दिन प्रणय ने तुम्हें नापसंद कैसे कर दिया? भूमि, पापा प्रणय बहुत अच्छा लड़का है, पर हमें उनमें हमारा हमसफ़र नज़र नहीं आता। विक्रम, बेटा जब तक आप किसी से बात नहीं करोगे, उन्हें जानोगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा उनके बारे में? भूमि, पापा आप ये कहना चाहते हैं ना कि हम शादी कर लें? विक्रम, जी बेटा। भूमि, ठीक है पापा, हम शादी कर लेंगे, पर 1 साल बाद। अभी हमने नया काम शुरू किया है, बस वो थोड़ा जम जाए ताकि हम आपके कंधों का बोझ थोड़ा कम कर सकें। विक्रम, नहीं बेटा, वो सब तो तुम्हारी मेहनत है, उन्हें लेने की मैं सोच भी नहीं सकता। भूमि, क्यों पापा, क्या हम आपके कुछ नहीं हैं? और फिर आप ही तो कहते हो ना कि हम आपके बेटे हैं, बेटी नहीं। विक्रम, वो तो तुम हमेशा रहोगी। अच्छा ये तो बताओ तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? भूमि, हमें हमें बिल्कुल आपके जैसा लड़का चाहिए, जैसे आप हमें प्यार करते हैं, हमारी हर बात समझते हैं, हमें हमेशा खुश रखते हैं, हर मुसीबत और बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं। बस ऐसा ही कोई चाहिए पापा। विक्रम, देखना तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत अच्छा लड़का आएगा जो तुम्हारे बेहद प्यार करेगा और तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। भूमि, वो तो कब का आ चुका है। भूमि को अचानक कार्तिक कहता है कि भूमि को अचानक कार्तिक का चेहरा याद आ गया तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। कौन आ चुका? विक्रम ने चौंकते हुए पूछा। हम आ चुके, रात के 12 बज रहे हैं, पर आप दोनों बाप बेटी को कोई चैन नहीं है। आधी रात को कौन सा ज्ञान बांटा जा रहा है? जया ने आते हुए कहा। जया भी उनके पास आकर बैठ गई। कुछ देर बाद सभी सोने चले गए, लेकिन भूमि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने जैकेट उतारा और कबर्ड की हुक पर टांग दिया।
कार्तिक का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम जाता। नींद कब आई उसे याद भी नहीं था।